हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो फर्स्ट लाइक बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। उसका भी हम फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में देखेंगे जो कि है बेकर फ्रॉम गोवा। इसके बेसिकली राइटर हैं लूसियो रॉड्रिग्स। ओके, सो बिफोर वी रीड हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। ओके, so what images of peoples and of places come to your mind when you think of our country? तो जब हम अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी पिक्चर्स आती हैं, क्या उभर के आता है? सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड? कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस? तो जो इंडिया के किन पार्ट्स में आप रह चुके हैं या विज़िट करा है आपने, और क्या आप उनमें से कुछ के नाम बता सकते हैं? यू मे नो थर्ड वन हैज़ यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्टुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंसेस? क्या आपको पता है कि ब्रिटिश, डच और फ्रेंचों के अलावा जो पोर्टुगीज लोग थे वो भी हमारे जो इंडिया के हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं? और क्या आप इंडिया में जो फ्रेंच और पोर्टुगीज़ के इन्फ्लुएंस एरियाज़ हैं जहाँ वो रहते थे, जहाँ उन शासन करते थे, वो कुछ बता सकते हैं? और फोर्थ इज़ कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो फर्स्ट टी एंड सेकंड कॉफ़ी? बेसिकली थर्ड में जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस के जो एरियाज़ थे वो कर्नाटका के आसपास थे, और जो पोर्टुगीज़ इन्फ्लुएंस के थे वो गोवा के आसपास थे, गोवा के अराउंड थे। तो इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी? तो टी जो है वो बेसिकली तमिलनाडु, केरला और असम का एरिया ग्रो करता है, और वहीं कॉफ़ी जो है वो तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका का एरिया ग्रो करता है। हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो एक पेन पोर्ट्रेट क्या होता है? पेन पोर्ट्रेट मतलब किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है, कि हम किसी गांव का या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का हम उसका पेन पोर्ट्रेट दें, तो उसका डिस्क्रिप्शन दें कि हाँ वो ऐसा है। तो जैसे कि किसी प्लेस का दें तो हाँ कि उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, और वगैरह वगैरह। हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज ओल्ड पोर्टुगीज डेज, द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। ये जो वर्ड है रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, ये वाला ये जो है इसका मीनिंग है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ पास्ट, मतलब वह हमारे इतिहास के बारे में सोचना। ठीक है, तो जो हमारे एल्डर्स थे, दादा परदादा थे वहाँ गोवा के, राइटर बता रहा है कि जो वो दादा परदादा थे वो पोर्टुगीज़ डेज, जो इतिहास के जो पोर्टुगीज़ जब शासन करते थे, जब अपना रूल करते थे, तो तब के डेज़ को याद करते हैं, और उनके जो ब्रेड, फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और जो ब्रेड के लोव्स को याद करते हैं, उनके जो उस टाइम पे बहुत फेमस था ये लोव्स ऑफ ब्रेड्स। तो वो दोज एटर्स ऑफ लोअर्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, वी स्टिल हैव अमंग अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। अब इसमें बात बताई जा रही है कि जो ईटर्स ऑफ लोव्स थे, यानी कि जो पोर्टुगीज़ थे, वो भले ही अपने देश चले गए, देश वापस लौट गए हों या कम हो गए हों, लेकिन वहाँ पे जो मिक्सर्स हैं, मतलब मोल्डर्स हैं, और जो केक उसको लव करते हैं, वो अभी यहाँ पे हैं। लव नहीं, जो उसको बेक करते हैं वो अभी भी यहाँ पे हैं। मतलब कि जो उससे बनाने वाले हैं, और जो बनाने वाले हैं, और जो उसके फर्नेसेस हैं, मिक्सर्स हैं, और जो उसके पूरे इक्विपमेंट्स हैं, वो अभी भी यहाँ पे हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, मतलब जो वो पुरानी जो फर्नेसेस है, जो फैक्ट्रीज हैं, वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, मतलब जो फर्नेसेस हैं उनमें से जो फायर अभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हुए, मतलब इसका मतलब है कि वो अभी भी बंद नहीं है, अभी भी चालू हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। तो उस टाइम पे क्या बेकर अपने बैम्बू से एक डिफरेंट टाइप की आवाज़ निकालता था, थर्ड एंड जिंगल की। तो जैसे कि हम बैम्बू का अगर ज़मीन पर ऐसे स्टिक करते हैं तो इसमें से थर्ड की आवाज़ आती है, और जो अगर उसमें घुंघरू लगाते तो जिंगल की आवाज़ आती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, थर्ड एंड जिंगल साउंड
हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, अनाउंसिंग मतलब वो थर्ड एंड जिंगल साउंड से ही बता रहा है कि हाँ मैं आ चुका हूँ इस विलेज में मॉर्निंग में। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, वो अभी भी कुछ प्लेसेस में सुनाई देती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। अब जो लोव्स ब्रेड के बेचने वाला है, भले ही उसके पापा ख़त्म हो गए हों या पापा ना बेचते हों, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब पापा से फिर उसका बेटा, फिर उसके बेटे से उसका बेटा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो उस प्रोफेशन को कैरी करते हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। और ये जो बेकर्स हैं वो अभी भी गोवा में रहते हैं और वो पैडर के नाम से कहते हैं उन्हें, पैडर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। हम जो राइटर है वो कहता है कि हमारा जो चाइल्डहुड था गोवा में, तब बेकर हमारा फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड मतलब दोस्त, साथी और एक गाइड था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। वो दिन में 2 बार आता था। पहले तो जब वो केक बेचने जाता था, और जब दूसरी बार जब वो केक बेच के वापस आता था, जब उसकी बकेट खाली रहती थी तब। देन द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और जो जिंगलिंग थर्ड जो बैम्बू का साउंड था, वो जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें उठा देता था और उसकी तरफ अट्रैक्ट कर देता था, उसकी तरफ खींचे चले आते थे वो लोग। वाई वॉज इट सो? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्यों था वो? क्या वो जो लोव्स हैं ब्रेड के उसके कारण था? तो राइटर कहते हैं नॉट एट ऑल, ये उनके उनके कारण बिल्कुल नहीं था। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस मतलब कि जो महिला सर्वेंट हैं, जो लेडी सर्वेंट हैं ना, जो लेडी सर्वेंट होती है हाउस की, व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज द not at all, the loaves were bought by some Paskin or Boston, the maid servant of the house। ये यहाँ पे हैं the some Paskin and Boston, ये वाले पे ये पास्किन एंड बास्टन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। सो जो लोव्स थे वो तो जो पास्किन और बास्टन कौन है? वो मेड सर्वेंट्स हैं, वो मेड सर्वेंट्स हैं, है ना, लेडी सर्वेंट्स हैं। वो लोग जो लोव्स थे उन्हें ले लेती थी। व्हाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली। और जो बच्चे थे वो काहे के लिए रुके रहते थे? वो थे वो ब्रेड बैंगल्स टाइप होते हैं वो, सर्कुलर में, और ब्रेड से बने होते हैं तो उन्हें ब्रेड बैंगल्स कहते हैं। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशली मेक। तो ये है ना, मतलब एक स्वीट टाइप था, एक मीठी चीज़ थी जो सर्कुलर होती थी, एक बैंगल टाइप में होती थी, ब्रेड से बनी होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टैफ। तो बेकर की जो एंट्री होती थी वो बता रहे हैं कि वो झंग एक साउंड प्रोड्यूस करता था वो, तो उसके बैम्बू से, तो उससे होता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। सो पहला हाथ उसके बास्केट को, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ एक हाथ से वो बास्केट पकड़ा होगा, उसके सिर पर रखी होगी, और उसके दूसरे हैंड से वो एक बैम्बू को पकड़ के उससे साउंड निकाल रहा है। देन ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। अब वो जब आता था तो जो हाउस की लेडीज़ थी, जो लेडी सर्वेंट वो लेने आती थी लोव्स ऑफ ब्रेड, तो उन्हें गुड मॉर्निंग करके ग्रीट करता था एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। और फिर वर्टिकल बैम्बू, खड़े हुए बैम्बू पर उसकी बास्केट प्लेस कर देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ अ माइल्ड रिबुक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। सो जो किड्स होते थे उन्हें तो मतलब ऐसे कहते हैं ना कि जैसे हमारे मम्मी पापा भी हमें साइड कर देते कि हाँ तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम साइड हो जाओ, और साइड कर देते डांट के। ऐसे ही वहाँ पे होता था कि जो मेड सर्वेंट्स आती थी उनका काम रहता था, तो वो जो डिसअप्रूवल टाइप की, हाँ तुम्हारा काम नहीं है, तुम साइड हट जाओ, तो उस टाइप से उन्हें साइड हटा देती थी। बट वी कुड नॉट गिव अप। इतने में भी जो बच्चे थे वो हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू दी बास्केट समहाउ। तो जो बच्चे होते थे वो साइड में जो बेंच रखी रहती थी या दीवार रहती थी उस पर चढ़कर, और जो बास्केट थी उसमें झांक के देखते थे, कैसे भी करके वो पूरा वो लगा देते थे अपना, कहीं से भी वो झांक के देखते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो जो राइटर कहता है कि वो अभी भी जो
लोव्स होते हैं, उनकी फ्रेगरेंस, उनकी खुशबू को अभी तक नहीं भूला है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रंस। जो लोव्स होते थे वो बड़े लोगों के लिए, और जो बैंगल्स होते थे वो चिल्ड्रंस के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ टू वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। और वो इसके लिए इतने मतलब इतने डेडिकेटेड थे कि उसके लिए वो ना तो अपना मुंह धोते थे, ना ब्रश करते थे। तुरंत बिस्तर से उठकर जैसे ही वो सेलर आया तो उनके जिंगलिंग थर्ड बैम्बू की आवाज़ सुन के वो उठ जाते थे और तुरंत वहाँ पे खड़े हो जाते थे। तो वो ना तो ब्रश करते थे, ना अपना मुंह धोते थे। एंड वाई शुड वी, और वो क्यों करें? वी शुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। तो यहाँ पे बहुत हंसी वाली बात कही गई है बहुत, कि वो इतना ट्रबल क्यों लें, वो अपने आप को ट्रबल में क्यों डालें कि वो मैंगो की लीफ तोड़ कर लाएँ, फिर उससे टूथ ब्रश करें। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और वो ज़रूरी भी कहाँ था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर ने तो कभी अपनी टीथ को ब्रश नहीं किया। हॉटी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। सो अपनी स्टेटमेंट को वो मतलब एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस, स्ट्रॉन्ग वो देते हैं ना, कि उससे वो कह रहे हैं कि टाइगर तो नहीं करता है ब्रश, फिर भी देखिए उसके टीथ कितने अच्छे रहते हैं। और वैसे भी जो गर्म चाय है वैसे ही वॉश कर देगी, पूरा अंदर अच्छे से नाइसली वॉश कर देगी, ठीक है ना। अब देन अब इसमें इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है ब्रेड्स की। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द सीड ब्रेड नोन एज द बोल। ये जो बोल होती है उसके बिना मैरिज गिफ्ट जो होते थे वो मीनिंगलेस होते थे। मतलब उनका कोई मतलब ही नहीं होता था कि मैरिज गिफ्ट्स में, मैरिज हो रही है किसी की तो मैरिज गिफ्ट में बोल, एक वो है, एक टाइप की ब्रेड की डिश है, तो बोल है, तो उसके बिना वो मीनिंगलेस है, मतलब ही नहीं है। जस्ट एज पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट अ ब्रेड। कोई भी पार्टी होती है तो वो अपनी चार्म, यानी कि अपना जो अहमियत होती है वो खो देती है ब्रेड के बिना। मतलब पार्टी में ब्रेड तो होना ज़रूरी है, वहाँ के लोगों को ब्रेड तो डिमांडेड है, मोस्ट डिमांडेड। नॉट इनफ कैन बी सेट टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और ये काफ़ी होगा कि जो इम्पोर्टेंट बेकर कितना इम्पोर्टेंट होता है एक विलेज के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जो अपने बेटी के एंगेजमेंट में जो हाउस की लेडी होती थी वो सैंडविच ज़रूर प्रिपेयर करती थी। ब्रेड से बनती है सैंडविच, तो सैंडविच ज़रूर प्रिपेयर करती थी। केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। जो केक्स और बोलिनहास एक डिश होती है जो अगेन ब्रेड से बनाई जाती है, और केक्स तो ब्रेड से बनाई जाते हैं। तो क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स के लिए ये दोनों तो ज़रूरी ही थे। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं ब्रेड की कि कितनी इंपॉर्टेंस थी उस गांव विलेजेस में। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फंडाइज इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। तो मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है बेकर्स, उसकी फैक्ट्री होना और जो फर्नेस होती है वो होना, और ये ज़रूरी है, और बेकर का होना उस गांव में। द ब्रेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबई। तो उस टाइम की जो उसकी ड्रेस थी बेकर की, उसे कबई कहते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। आप कभी कभी टीवी में भी देखते होंगे कि कभी कभी देखा होगा सीरियल्स में कि जो या मास्टर शेफ़ में, तो एक लॉन्ग वाइट कलर की फ्रॉक टाइप पहने होते हैं जो नीस से थोड़ी लंबी होती हैं, तो वही होती है कबई। वो लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीस, मतलब लॉन्ग फ्रॉक होती है जो नीस तक जाती है। इन आवर चाइल्डहुड we saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants। और जब जो राइटर आया तो उसके चाइल्डहुड में क्या होता था कि जो बेकर होते थे वो एक शर्ट और एक ट्राउज़र पहनते थे। ट्राउज़र भी स्पेशल टाइप का था जो कि था which were shorter than full length and which were shorter than full length ones and longer than half pants। मतलब जो हाफ पैंट्स होते हैं उनसे थोड़ा बड़े, और जो फुल पैंट्स होते हैं उनसे थोड़ा छोटे। यानी कि जो उसका पैंट था वो नीस और फुट के बीच में लाई करता था, वहीं के बीच में। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pattern। और अभी भी
कोई भी जो ऐसा ट्राउज़र पहनता था इस टाइप का, वो अभी भी उसे ये सुनने को मिलता था कि हाँ, इसने पैडर के टाइप ड्रेस किया है, कि हाँ ये पैडर है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ्स। मंथली अकाउंट यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल एंड पेंसिल। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि बेकर जो होता था, वो जो बिल होता था, मतलब जो मंथली बिल हुआ, वो मंथ के लास्ट में कलेक्ट करता था। 2 मिनट, वो मंथ के लास्ट में कलेक्ट करता था एट द एंड ऑफ मंथ। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और जो मंथली अकाउंट्स होते थे कि हाँ आज के 5 रुपये हुए, आज के 10 रुपये हुए, आज के 15 रुपये, तो वो एक पेंसिल से वॉल पे मेंटेन होते थे, वॉल पे लिखे रहते थे कि मिसेस मिश्रा के यहाँ आज के 5 रुपीज़ वो हैं बकाया हैं, और इनके यहाँ 10 रुपीज़ हैं, है ना। मिसेस जोशी के यहाँ 20 रुपीज़ हैं, ऐसे ऐसे। देन द बेकर बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और बेकिंग जो था, मतलब केक बना के बेचना, ब्रेड बना के बेचना, वो एक जो प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था पुराने दिनों में भी। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। और जो बेकर था और उसकी फैमिली, वो कभी भी भूख से नहीं मरी। ही हिज फैमिलीज एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। उसके जो बेकर के फैमिली थी, उसके सर्वेंट्स थे, वो हमेशा हैप्पी, मतलब एक भरे पूरे लगते थे, हैप्पी लगते थे, अपने उसमें मदमस्त, बिल्कुल अच्छे हैप्पी लगते थे, ठीक है। देयर प्लम्प साइक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। प्लम्प साइक मतलब प्लीजेंटली फैट बॉडी, मतलब मोटा होना। वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी, पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी। तो पब्लिक, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि उसके कैरेक्टर या क्वालिटी के बारे में कि हाँ ये मोटा है, ये पतला है, तो जो बेकर होता था वो मोटा दिखता था, तो वो एक कमेंट का कारण भी होता था। इवन टुडे एंड पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। अभी भी, तो इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस मतलब जो मोटा हो थोड़ा, जैक फ्रूट मतलब जो कटहल शायद होता है, कटहल या पाइनएप्पल होता है, तो उसके जैसा मोटा हो, तो वो भी अभी मतलब प्रेजेंटली वो बेकर से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि बेकर अच्छा मोटा ताज़ा होता था उस टाइम पे, ये बताया भी है। प्लम्प साइक बॉडी मतलब प्लीजेंटली फैट बॉडी, मोटा होता था, तो उसे भी अब बेकर की तरह कंपेयर किया गया है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।